नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज फिर से मैथ पेडागॉजी के जो सी-टेट एवं एमपी-टेट एवं अन्य शिक्षा पात्रता परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का सेट है, वो आज फिर से मैं उसी सीरीज में एक दूसरा सेट लेके आया हूँ। एक कल दिया था मैंने और एक आज ये देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं हम। ये मैथ पेडागॉजी से क्वेश्चन है, जियो बोर्ड किसके शिक्षण का एक प्रभावी साधन है। तो दोस्तों इसमें हमें क्या देखना है, जियो बोर्ड। तो सबसे पहले इसमें हमें जियो बोर्ड पर ध्यान देना है कि इसका सबसे मेन ये क्या है, जियो बोर्ड। दोस्तों ये जो जियो बोर्ड होता है ये जान लेना जरूरी है, ये है क्या। दोस्तों जियो बोर्ड एक लकड़ी का बोर्ड होता है। लकड़ी के बोर्ड पे इस तरह से पिन लगे होते हैं, पिन या कीलें बोल सकते हैं दोस्तों, ऐसे इस तरह से। ये पॉइंट नहीं रखे हैं, अगर ये पॉइंट रखे हैं दोस्तों तो समझ लो फिर तो वो डॉट पेपर है, उसको डॉट पेपर। यहाँ पे कीलें लगी हुई हैं। इसमें दोस्तों बच्चों को क्या करते हैं, रबर बैंड दे दिए जाते हैं, वो इसमें फंसाते हैं। उनने यहाँ से फंसाया और यहाँ से ऐसे ले गए और यहाँ से डायरेक्ट यूँ, तो ये ट्राइंगल बन गया। इस तरह से इसमें क्वाड्रिलेटरल, द्विविमीय जितनी भी आकृतियाँ होती हैं दोस्तों वो बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक अपना बना हुआ है, ये एक जियो बोर्ड ही है दोस्तों। ये इसमें जो डॉट बने हुए हैं, तो ये जो डॉट हैं तो ये डॉट नहीं है बल्कि ये कीलें ठुकी हुई हैं। तो दोस्तों इनमें रबर बैंड के द्वारा ये ट्राइंगल बना है, ये स्क्वायर बना है, ये एक और ट्राइंगल बना है। तो इस तरह से दोस्तों इनको हम ड्रॉ कर सकते हैं। इस पे बच्चों को अदर एक्टिविटी भी करने के लिए दे देते हैं। वो इसमें टेम्पल और हाउस वगैरह इस तरह से बहुत सारी चीज़ें, मतलब एक्टिविटी है, एक्टिविटी जितनी भी दे सकें बच्चों को, बहुत सारी चीज़ें बना लेते हैं इसमें। तो इसमें स्क्वायर वगैरह वगैरह कहीं से कुछ फंसा दिया उनने, एक सपोज दैट उन्होंने रबर बैंड लिया और यहाँ से यहाँ तक बना दिया तो ये रेक्टेंगल बन गया। तो इस तरह से दोस्तों इसमें ये सब बना सकते हैं। तो स्पष्ट है कि ज्यामितीय आकृतियाँ और उनकी विशेषताएं, उनकी विशेषताएं भी बता सकते हैं दोस्तों। तो ज्यामितीय आकृतियाँ तो बना दी, अब विशेषताएं 1 2 3, 3 साइड होती हैं, 1 2 3, 3 शीर्ष या वर्टेक्स होते हैं, एंगल। तो इन सब अवधारणाओं को हम उनको समझा सकते हैं, कोण और भुजाएं एवं उनके शीर्ष। तो ये दोस्तों इसका हो गया ज्यामितीय आकृतियां एवं उनकी विशेषताएं। ये हो गया दोस्तों जियो बोर्ड का एक मतलब जियो बोर्ड के द्वारा हम क्या एक्सप्लेन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हाँ, तो यहाँ समिति ने 60 प्रश्नों वाली गणित की एक परीक्षा में 75% अंक प्राप्त किए। उसने कितने प्रश्नों का उत्तर गलत दिया। दोस्तों उसने कितने प्रश्नों का उत्तर गलत दिया। तो प्रश्नों की संख्या कौन सी, सही प्रश्नों की संख्या दोस्तों कितना है, 75% ऑफ 60, मतलब 60 का 75%। 60 का 75% निकाल दो दोस्तों, तो 75% यानी 75 इंटू 60%, हटाया तो डिवाइडेड बाई 100, तो 0 से 0 कट, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 15 पना 75, यानी कि 5 से 15 टाइम्स में 75 कट गया, तो 15 थी 45। दोस्तों सही प्रश्नों की संख्या, यानी उसने सही कुल कितने किए, 45 तो उसने सही किए। कुल टोटल क्वेश्चन कितने थे, 60 में से दोस्तों सही है, जो सही उसने किए हैं, कितने प्रश्न उत्तर गलत दिए, तो सही कितने हैं दोस्तों, 45, यानी कि 15 क्वेश्चन उसने गलत कर दिए, यानी उत्तर गलत दिए कितने, 15। तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा 15। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
प्राथमिक कक्षा का एक बच्चा संख्या, दोस्तों इन चीज़ों पे ध्यान देना, कोई संख्या लिखी है 2, 3, 4 या 2000 कुछ भी, एक संख्या को पहचान नहीं पा रहा है, संक्रिया चिन्ह है, संक्रिया चिन्ह प्लस माइनस मल्टीप्लाई वगैरह वगैरह, सिक्कों एवं घड़ी की सुइयों में अंतर स्थापित नहीं कर पाता है, इन सब चीज़ों को देख के इनमें वो अंतर स्थापित नहीं कर पा रहा है, या उनको ठीक से समझ लो पहचान नहीं पा रहा तभी तो उनमें अंतर स्थापित नहीं कर पा रहा है। यह तथ्य इंगित करता है कि इस बच्चे को निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में समस्या है। तो दोस्तों इन जो इसमें दिया गया है संख्या, संक्रिया चिन्ह, सिक्कों एवं घड़ी की सुइयों में अंतर, तो दोस्तों इसमें दृश्य प्रक्रमण की समस्या है। कौन सी समस्या है? दृश्य प्रक्रमण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हाँ, 7 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार भूमि के चारों ओर 3.5 यानी 3.5 मीटर चौड़ा मार्ग है, मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो इसमें दोस्तों क्या है कि एक सबसे पहले 7 मीटर त्रिज्या की एक वृत्ताकार भूमि है, 7 मीटर त्रिज्या, ये हो गई 7 मीटर त्रिज्या, ये त्रिज्या हो गई 7 मीटर। इसके चारों ओर 3.5 मीटर चौड़ा मार्ग है। ये दोस्तों फील्ड के चारों ओर वृत्ताकार भूमि है जो, उसके चारों ओर 3.5 मीटर चौड़ा मार्ग है। तो ये मार्ग है, इसकी चौड़ाई है 3.5 मीटर। तो दोस्तों यहाँ पे एक छोटा वृत्त बन गया और एक बाहर वाला बड़ा वृत्त बन गया। तो अगर हम बड़े वृत्त की यानी बाह्य वृत्त की अगर त्रिज्या निकालें तो वो हो जाएगी, अगर हम उसको R1 माने, बड़े वृत्त की त्रिज्या को R1 माने, तो 7 + 3.5, 7 तो अंदर वाले की है, साथ में 3.5 और बढ़ गया, यहाँ से यहाँ तक कितना है 3.5, तो 7 + 3.5, तो ये हो जाएगा 7 × 3 = 10.5 मीटर। और ये R2, अगर हम अंदर वाली त्रिज्या यानी छोटी त्रिज्या को R2 माने तो वो है 7 मीटर। दोस्तों इसका क्षेत्रफल हम कैसे निकालते हैं? इसका एरिया निकालने का फॉर्मूला है, अगर सिंपल होता एक वृत्त तो πr², अगर 2 हैं तो दोस्तों बड़े वाले में से अंदर वाले को माइनस कर दो, यानी कि πr1² - πr2²। अगर हम इसमें पाई कॉमन ले लें तो अंदर बचेगा r1² - r2², यानी ये फॉर्मूला बन गया। तो पाई ब्रैकेट में r1² - r2² इक्वल टू पाई की वैल्यू 22/7, r1 की वैल्यू कितनी है दोस्तों 10.5 यानी 10.5 स्क्वायर, माइनस R2 की वैल्यू कितनी है 7 मीटर। सॉरी दोस्तों इसमें स्क्वायर लेना है, 7 स्क्वायर। इसमें हमें 10.5 का स्क्वायर निकालना है और 7 का स्क्वायर निकालना है। तो इनकी स्क्वायर निकालने से बेटर तकनीकी है दोस्तों कि हम इनकी स्क्वायर निकालने की बजाय a² - b² का फॉर्मूला लगा दें। a² - b² का फॉर्मूला होता है दोस्तों, एक बार उन्हीं दोनों नंबर को प्लस में लिख दो ब्रैकेट में और एक दूसरे ब्रैकेट में माइनस में लिख दो, यानी a² - b² इक्वल टू a + b a - b, तो इक्वल टू 22/7 मल्टीप्लाई। इनमें दोस्तों एक बार प्लस में लिखना है यानी 10.5 + 7 और 10.5 - 7, ये हो गया 22/7 इंटू 10 और 7 17, 17.5 इंटू 10.5 में से 7 गया, 10.5 में से 7 गया, वही बचेगा 3.5, 3.5, 7 × 35 यानी 0.5 आ गया दोस्तों, इसको कट किया, बचा 22 × 0.5, 22 × 0.5। तो 22 × 0.5 मल्टीप्लाई किया, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 1 11, और एक डिजिट बाद डेसिमल है तो यानी 11 आ गया। 11 का मल्टीप्लाई 175 से किया तो 175, तो ये आ गया दोस्तों 5, 7, 5, 12 की 2, 7 और 1 8 और 1 9,
1925। यहाँ पे 17.5 था तो एक डिजिट बाद डेसिमल, यानी कि 192.5 192.5 स्क्वायर मीटर। सी 192.5 स्क्वायर मीटर। आई होप कि ये समझ में आया होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। सबसे पहले इसमें देखना है कि हमेशा डेसिमल का ध्यान रखना है इन क्वेश्चन में। अगर डेसिमल डिस्टर्ब हो रहा है तो समझ लो डिस्टर्ब हो गया। सारे डेसिमल एक दूसरे के नीचे आने चाहिए, चाहे प्लस कर रहे हों चाहे माइनस कर रहे हों। तो डेसिमल का ध्यान रखना है। 4 के बाद डेसिमल नहीं है, यानी कि बाद में डेसिमल माना ही जाता है। 4.44 4.44 4.04 4.04 44.4 44.4 और 444। इनको दोस्तों ऐड कर देते हैं। 4 दूनी 8 4 दूनी 8 1 2 3 4 5 5 को 20 का 0 2 हासिल, यानी कैरी। 4 दूनी 8 हो तो 10 का 0 1 कैरी। 500.88 आंसर आया दोस्तों। इसमें 500.88 कहीं भी आंसर नहीं है, तो इसका इनमें से कोई नहीं आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सही उत्तर चुनें। 80 डेसीमीटर इक्वल टू कितने mm होगा, कितना मिलीमीटर होगा। स्क्वायर में देखना है दोस्तों। 80 डेसीमीटर स्क्वायर इक्वल टू कितने मिलीमीटर स्क्वायर। तो यहां पे दोस्तों हम जानते हैं कि 1 डेसीमीटर इक्वल टू 100 मिलीमीटर। यहाँ स्पष्ट दिख रहा है दोस्तों। दोनों तरफ हमें क्या देखना है, स्क्वायर। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो 1 डेसीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 100 का 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 जीरो के 4 जीरो हो जाएंगे, mm स्क्वायर। यहाँ पे 80 डेसीमीटर स्क्वायर है। 80 इंटू डेसीमीटर स्क्वायर को हटा दो तो डेसीमीटर स्क्वायर इक्वल टू क्या है, 10,000 मिलीमीटर स्क्वायर। तो 80 एकम 80 और आपके 2 और 2 4 जीरो। तो यहाँ पे 8 लाख आ गया दोस्तों। यही आंसर है, डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। 3 घड़ियाँ क्रमशः प्रत्येक घंटे, यानी कि हर 1 घंटे में 2 घंटे तथा 3 घंटे पर बजने के लिए डिजाइन की गई हैं। यदि भी 3 घंटे पहले एक साथ बजी थी तो अब भी कितने घंटे बाद एक साथ बजेंगी। दोस्तों हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है, अगर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कभी भी तो हमें क्या करना है, इनका एलसीएम ले लेना है। एलसीएम क्यों लेते हैं, वो कॉमन नंबर चाहिए ना जो इन सब की टेबल में आए। एक की टेबल में, 2 की टेबल में, 3 की टेबल में, तीनों टेबल में एक ऐसा कॉमन नंबर, तभी तो वो उसमें आएंगे। यानी एक घंटे बाद बचता है, एक 2 घंटे बाद बचता है, एक 3 घंटे बाद। हमें कोई ऐसा पहला नंबर चाहिए सबसे छोटा कि इन तीनों की टेबल में आए। वो दोस्तों कौन सा नंबर है, 6। चाहे आप ओरल निकाल लें और चाहे निकाल लें हम कैसे, एलसीएम लेके। 1, 2 और 3 का एलसीएम कितना आएगा दोस्तों, 1 2 3 1 2 3। तीनों का मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि तीनों को किसी भी कॉमन नंबर से नहीं कट रहा है, तो 3 दूनी 6। एलसीएम कितना आ गया, 6। तो अब भी कितने घंटे बाद एक साथ बजेंगी, तो दोस्तों कितने घंटे बाद बजेंगी, 6 घंटे बाद। अब ये 6 घंटे बाद तो कब बजेंगी, यदि वो एक साथ अभी बजी थी तो वो कितने घंटे बाद बजेंगी, 6 घंटे बाद। लेकिन वो कह रहा है यदि वे 3 घंटे पहले एक साथ बजी थी। अब क्योंकि 3 घंटे पहले बजी थी तो 3 घंटा वो समय, तो अब जो वर्तमान समय आ गया, 3 घंटे पहले बजी थी, अब 3 घंटे बाद बजेंगी, ठीक है ना। तब वो 6 घंटा कवर होगा। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 3 घंटे। तो 3 घंटे बाद वो पुनः बजेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 9:64 है, तब उनकी संगत भुजाओं का अनुपात होगा। दोस्तों
इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें थ्योरम यानी कि जो प्रमेय है वो आनी चाहिए। किन्हीं दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी किन्हीं दो संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। यानी कि दोस्तों हमारे पास सपोज दैट दो त्रिभुज हैं, तो एक हम ले लेते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल, इनकी किन्हीं दो संगत भुजाएं। दोस्तों संगत भुजाओं पे ध्यान देना पड़ता है। AB की संगत भुजा PQ होती है, BC की संगत भुजा QR होती है और AC की संगत भुजा PR होती है। तो किन्हीं दो संगत भुजाएं ले लो, यानी कि AB का स्क्वायर अपॉन PQ का स्क्वायर। यहां पे आपका क्षेत्रफलों का अनुपात है, तो क्षेत्रफल की जगह क्या लिख देना है, 9:64 बराबर AB का स्क्वायर अपॉन PQ का स्क्वायर। दोस्तों ये स्क्वायर हटाने के लिए हम दोनों तरफ का स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो स्क्वायर आपका किसी भी नंबर का स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे से खत्म हो जाते हैं, तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट खत्म इसके, तो AB अपॉन PQ इक्वल टू 9 का स्क्वायर रूट 3 और 64 का 8 है 64। तो AB अपॉन PQ उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या आ गया दोस्तों, 3:8 3:8। ठीक है ना दोस्तों, आई होप कि समझ में आया होगा।